अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं एक और कुंडली लेकर आया हूँ, जिस कुंडली से मैं आपको इल्मे नजूम सिखाने की कोशिश करूँगा। आज 9 मार्च 2023 है। तो ये जो जन्म कुंडली है, ये शम्मश बाई की कुंडली है। इसकी तारीख पैदाइश 16 अप्रैल 1978, वक़्त पैदाइश 15:40 है और जगह पैदाइश कराची है। इस हिसाब से या इस टाइम के मुताबिक ये जो जन्म कुंडली बनी है, ये मेरे तजर्बे और मेरे ख्यालात के मुताबिक 100% इसको अगर मैं दुरुस्त मानूं तो ये नहीं हो सकता। मगर भाई साहब कहते हैं कि मेरी तारीख पैदाइश और वक़्त पैदाइश यही है। तो मैं ये कुंडली आपके सामने रख रहा हूं और ये कुंडली पूरी पढ़ने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद आप भी ये देखेंगे कि ये कितने हद तक मैच करती है और कितने हद तक मैच नहीं करती। सबसे पहले तो ये है, ये जो कुंडली है, ये बुर्ज असद और सियारे शम्मश की कुंडली है। और बुर्ज असद जो है ये 19 डिग्री और 29 दकीके पर तलू हुआ है। और पहले घर का जो मालिक है वो सियारा शम्मश कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है, जो कि 2 डिग्री और 40 दकीके का बैठा हुआ है। अगर शम्मश पहले घर का मालिक होकर कुंडली के 9वें घर में बैठा होगा तो ये इस बात की निशानदही करता है कि ये एक अच्छे और शाही खानदान में पैदा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि सियारा जोहल जो है ये कुंडली के पहले घर में बैठा हुआ है। तो पहला घर जो होता है ये बंदे की जात होती है, बंदे की रूह होती है, बंदे की शक्ल और सूरत होती है। और पहले घर में सियारा जोहल, तो पहला घर इंसान के जिस्म के हिस्से से सर से तल्लक रखता है। तो सियारा जोहल अगर किसी भी कुंडली में पहले घर में पाया जाए तो ये सियारा 100 में से तकरीबन 95% इंसान के सर में चोट लगाता है। और जो चोट लगती है उस चोट से इंसान के सर में लकड़ी या लोहे की कोई चीज बजती है, जिससे 7-8 टांके भी लगते हैं। तो जब कुंडली मैच करने के लिए हमने इनसे ये पूछा कि आपके सर में कोई चोट लगी हुई है, जिससे आपके सर में कोई टांके वगैरह भी लगे हो सकते हैं, तो भाई शम्मश साहब बोलते हैं कि बिल्कुल मेरे सर में चोट लगी और टांके भी लगे हैं। अब दूसरी बात जो मैच नहीं हो रही वो भी बताऊंगा। यानी कुंडली का जो
11वां घर है। 11वां घर इंसान के बड़े बहन भाइयों से तल्लक रखता है, इंसान की उम्मीदें ख्वाहिशों से तल्लक रखता है, और इंसान जो जिंदगी में करता है उसका रिजल्ट ये भी कुंडली के 11वें घर से देखा जाता है। अब हम दो चीजें जो है ये आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि कुंडली के 11वें घर में स्यारा मुश्तरी जो है ये बैठा हुआ। स्यारा मुश्तरी अगर कुंडली के 11वें घर में है तो फिर इसका मतलब ये है कि 11वां घर बड़े बहन भाइयों का है। तो स्यारा मुश्तरी जो है ये स्यारा मज़क्कर स्यारा है, तो इससे बड़ा इसका भाई होना चाहिए। मगर ये बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे से बड़ा मेरा भाई नहीं है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर दूसरे पॉइंट की तरफ आए तो हम देखेंगे कि कुंडली के 11वें घर के मालिक को देखेंगे। तो कुंडली के 12वें घर का जो मालिक है वो कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ। अब दूसरी बात समझ में ये आती है कि इससे बड़ा इसका भाई क्यों नहीं है। तो बात ये है कि ये जो कुंडली का 11वां घर है, 11वें घर का जो मालिक स्यारा है वो कुंडली के 8वें घर में बुर्ज हौत में 24 डिग्री और 40 दकीके का रजत में चल रहा है, यानी उल्ट चल रहा है। तो बुर्ज हौत में स्यारा अतारद जो होता है ये डेड हो जाता है, हबूत हो जाता है, नीच का हो जाता है। तो ये बात समझ में आती है कि कुंडली का 11वें घर का मालिक जो है वो डेड हो गया है, जिसकी वजह से कुंडली का 11वां घर जो है ये पावर से बिल्कुल खाली हो चुका है, जिसकी वजह से स्यारा मुश्तरी तो इधर बैठा हुआ है मगर जो घर का मालिक है वो ही डेड है, वो ही यानी खराब है, जिसकी वजह से स्यारा मुश्तरी अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सका। और उसके बाद हम देखते हैं कुंडली के तीसरे घर को, कि कुंडली का जो तीसरा घर है ये बंदे के छोटे बहन भाइयों से ताल्लुक रखता है। तो जो तीसरा घर है, तीसरे घर के ऊपर कितने स्यारों की नजर पड़ रही है और वो किस किस हाल में है ये भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कुंडली का जो तीसरा घर है, तीसरे घर का मालिक स्यारा वीनस है, स्यारा जोहरा है, जो कि कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है। 9वां घर बुर्ज हमल है और स्यारा जोहरा जो है ये 23 डिग्री और 13 दकीके का बैठा हुआ है। और स्यारा जोहरा और स्यारा मरीख ये दोनों स्यारे आपस में दुश्मनी रखते हैं। तो स्यारा जोहरा बुर्ज हमल में अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। हालांकि स्यारा जोहरा जो है ये 7वीं नजर से कुंडली के तीसरे घर को, अपने घर को देख रहा है मगर दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। और उसके बाद कुंडली के पहले घर में जो स्यारा जोहर बैठा हुआ है ये बुर्ज असद में 0 डिग्री का बैठा हुआ है और ये भी अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। और उसके बाद
स्यारा मरीख जो है ये कुंडली के 12वें घर में बुर्ज सरतान में नीच का बैठा हुआ है, तो ये भी 8 डिग्री का बैठा हुआ है और ये भी कुंडली के तीसरे घर को देख रहा है। स्यारा जोहल भी कुंडली के तीसरे घर को देख रहा है और स्यारा वीनस भी कुंडली के तीसरे घर को देख रहा है और स्यारा शमश जो कि 2 डिग्री और 40 दकीके का है ये भी कुंडली के तीसरे घर को देख रहा है। यानी ये स्यारा मोनस है, ये कह रहा है कि इस भाई से छोटी इसकी बहन होगी, मगर ये जो स्यारा है ये डिग्री का बिल्कुल कम है, छोटा है और दुश्मन के घर में बैठा हुआ है जो कि अपनी बात नहीं मनवा सका और ये छोटी बहन पैदा नहीं कर सका। और उसके बाद स्यारा वीनस है, तो स्यारा वीनस जो है ये भी एक मोनस स्यारा है और ये अपने 7वें घर को देख रहा है, तो ये भी स्यारा इस बात की निशानदही करता है कि इससे छोटी इसकी बहन होनी चाहिए। तो ये जो स्यारा है ये भी एक दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। और उससे हटकर स्यारा शमश है जो कि कुंडली के 9वें घर में बैठकर ये भी कुंडली के तीसरे घर को देख रहा है और ये स्यारा मजक्कर स्यारा है मगर डिग्री का कम है, तो जिसकी वजह से ये भी अपना असर नहीं दे सका। हालांकि स्यारा शमश जो है ये कुंडली के 9वें घर में शर्फ वाले घर में बैठा हुआ है, मगर अभी वो 2 डिग्री का है, शर्फ वाले दर्जे पर पहुंचा नहीं है। तो इसी तरह स्यारा मुश्तरी जो है ये कुंडली के 11वें घर में बैठकर ये भी अपनी 5वीं नजर से कुंडली के तीसरे घर को देख रहा है जो कि कुंडली के 9वें घर का मालक है और कुंडली के 8वें घर का भी मालक है। तो जिसकी वजह से इससे छोटा ये भाई साहब कहते हैं कि मेरे से छोटा मेरा भाई है, जो कि हम अगर इस एंगल को देखें तो स्यारा मुश्तरी कुंडली के तीसरे घर को अपनी 5वीं नजर से देख रहा है, तो ये मान लेते हैं कि इससे छोटा इसका भाई है। मगर अगर ये तीनों स्यारों को देखें, मरीख जो है ये कुंडली के तीसरे घर को देख रहा है। हालांकि मरीख कुंडली के तीसरे घर में बैठा हो या तीसरे घर को देख रहा हो तो जो उससे छोटा होता है वो उसको मार देता है, भाई को, खास करके मजक्कर को। और स्यारा शमश जो है अगर ये भी कुंडली के तीसरे घर में बैठा हो या तीसरे घर को देख रहा हो तो बड़े को और छोटे को दोनों को मार देता है, मजक्कर को। तो ये भाई साहब कहते हैं कि मेरे से छोटा मेरा भाई है। चलो ये बात हम मान लेते हैं कि स्यारा मुश्तरी जो है वो कुंडली के तीसरे घर को अपनी 5वीं नजर से देख रहा है। और दूसरा जो मैंने आपको ये बताया है कि स्यारा जोहल जो है ये सर के ऊपर चोट लगाएगा, तो ये कहते हैं कि मेरे सर के ऊपर चोट है और टांके भी लगे हैं। तो इससे छोटा इसका भाई हो गया। अब हम चलते हैं इसकी औलाद की तरफ। तो जब हम कुंडली के 5वें घर में जाएंगे तो 5वां घर पहली औलाद से तल्लक रखता है।
स्यारा मुश्तरी जो है ये अपनी 7वीं नजर इस घर पर भी डाल रहा है, 5वीं नजर इस घर पर डाल रहा है और 7वीं नजर इस घर पर डाल रहा है। और कोई भी स्यारा जो है ये 5वें घर को नहीं देख रहा। तो जिसका मतलब ये हुआ कि स्यारा मुश्तरी एक मुज़क्कर स्यारा है और इसका बड़ा जो होगा वो बेटा होगा। तो भाई शम्स साहब ये कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा बेटा ही है। अब आ जाते हैं कुंडली के दूसरी औलाद की तरफ। यानी ये याद रखना कि पहली औलाद इस घर से देखी जाती है और दूसरी औलाद 7वें घर से, और इसी तरह तीसरी औलाद 9वें घर से, और उसके आगे 11वें घर से, और उसके यानी एक घर छोड़कर आप औलाद को देखेंगे। तो जब हम कुंडली के 7वें घर के ऊपर जाएंगे, यानी इस शम्स साहब की दूसरी औलाद के ऊपर जाएंगे, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि 7वां घर जो है ये बुर्ज दिल्लू है और बुर्ज दिल्लू का स्यारा जोहल जो कि कुंडली के पहले घर में 00 डिग्री पर अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, और वो स्यारा अपने घर को भी देख रहा है। और ऊपर से हम देखते हैं कि स्यारा मरीख जो कि कुंडली के 12वें घर में बैठकर अपनी चौथी नजर से तीसरे घर को देख रहा है और 7वीं नजर से छठे घर को देख रहा है और 8वीं नजर से कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। तो मरीख जो है ये अगर कुंडली के 7वें घर को देख रहा है तो ये मुज़क्कर पैदा नहीं होने देगा या मुज़क्कर को मार देगा या हमल ज़ाया करवा देगा। और उससे हटकर हम स्यारे मुश्तरी को देखते हैं, तो स्यारा मुश्तरी भी इधर बैठा 5वीं नज़र से कुंडली के तीसरे घर को देख रहा है और 7वीं नजर से कुंडली के 5वें घर को जो कि बड़ा बेटा बताता है, और 9वीं नजर से कुंडली के 7वें घर को देखता है जो कि ये बताता है कि इससे बाद फिर इसका बेटा होगा। मगर मरीख ने बेटा होने से इनकार कर दिया, बेटे को मार दिया या बेटा नहीं होने दिया। और स्यारा जोहल जो है ये मुअन्नस स्यारा है और अपने घर को देख रहा है, तो ये कह रहा है कि इससे बाद इसकी बेटी होगी। तो शम्स भाई जो कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ा बेटा है और उससे छोटी बेटी है, जो कि स्यारा जोहल अपने ही घर को देख रहा है और बेटी को शो करता है कि बेटी पैदा होगी। अब चलते हैं कुंडली के 9वें घर के ऊपर, इसकी तीसरी औलाद की तरफ। तो कुंडली की जो 9वां घर है वो बुर्ज हमल और स्यारा उसका मरीख है, जो कि कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है और वो नीच का है, डेड है, हबूत है। और स्यारा शम्स एक मुज़क्कर स्यारा है और वो पहले घर का मालिक भी है, मगर ये है कि वो 2 डिग्री का है। और इससे हटकर स्यारा वीनस जो है, जोहरा जो है, ये कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है, जो कि 23 डिग्री पर बैठा हुआ है। जो स्यारा वीनस है ये एक मुअन्नस स्यारा है। हालांकि स्यारा शम्स जो है ये भी एक मुज़क्कर स्यारा है, मगर ये डिग्री का काम है, यानी 6 डिग्री से छोटा है, सारा 2 डिग्री का है।
तो इसका मतलब ये है कि स्यारा ज़ोहरा जो कि मुअन्नस स्यारा है, इस कुंडली के घर में, नावे घर में बैठा हुआ है। हालांकि स्यारा शम्मश जो है ये भी एक मुज़क्कर स्यारा है, मगर स्यारा वीनस जो है ये दर्जों का ज़्यादा है और ये मुअन्नस स्यारा है, जो कि इससे बाद तीसरी औलाद जो होगी वो मुअन्नस पैदा करेगा। तो मैंने शम्मश भाई से पूछा कि तीसरी औलाद फिर आपकी बेटी हो सकती है? तो उसने बोला कि बिल्कुल मेरी बेटी है तीसरी भी। अब आ जाते हैं चौथी औलाद की तरफ। जब हम चौथी औलाद की तरफ जाएंगे तो चौथी औलाद वाला जो घर है, इस घर का मालिक जो है वो तो मैंने पहले बताया कि वो नीच का हो गया है, डेड हो गया है। तो अब जो कुंडली का 11वां घर है, 11वें घर में स्यारा मुश्तरी बैठा हुआ है, जो कि एक मुज़क्कर स्यारा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला बेटा इसने दिया स्यारे मुश्तरी ने, दूसरी बेटी स्यारे ज़ोहर ने दी, और तीसरी बेटी स्यारे ज़ोहरा ने दी, और चौथा बेटा फिर स्यारे मुश्तरी ने दिया। जब हम इसको इस तरह मैच करते हैं तो ये चौथा भाई शम्मश का बेटा भी है। और इसके बाद हम फिर आते हैं कुंडली के दूसरे घर की तरफ। कुंडली का दूसरा घर जो होता है ये बंदे के खानदान से तल्लक रखता है, रुपये पैसे से तल्लक रखता है, बंदे के गले से तल्लक रखता है, दांतों से तल्लक रखता है, और बाईं आंख से भी तल्लक रखता है। तो ये जो कुंडली का दूसरा घर है ये बुर्ज सुंबला है और इसका स्यारा अतारद। सुंबला का स्यारा अतारद कुंडली के 8वें घर में उल्ट चल रहा है और बुर्ज हौत में जाकर बैठा हुआ है, जो कि नीच का हो गया है। अगर दूसरे घर का मालिक नीच का है तो फिर ये बंदा अपने खानदान का, यानी घर कमजोर हो गया ना, तो फिर ये खानदान के साथ नहीं रहेगा, खानदान के साथ नहीं रहेगा या खानदान जो है इसको छोड़ देगा। तो ये जो भाई शम्मश साहब हैं ये अपने खानदान को छोड़कर कहीं और जाकर काम करते हैं, खानदान से दूर चले गए। और इससे हटकर फिर हम कुंडली के चौथे घर की तरफ आते हैं। तो कुंडली का चौथा घर जो होता है ये बंदे की माँ से तल्लक रखता है, प्रॉपर्टी से तल्लक रखता है, गाड़ी से, घर के सुख से तल्लक रखता है, और बंदे की जाए पैदाइश से भी कुंडली का चौथा घर तल्लक रखता है। और कुंडली के चौथे घर में कोई पापी स्यारा अगर बैठा हो तो उस बंदे को अपनी जाए पैदाइश छोड़ देनी चाहिए और कभी भी अपनी जाए पैदाइश पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी वो जाए पैदाइश पर जाएगा तो उस वक़्त ही उसके ऊपर मुश्किल और परेशानी आएगी। और दूसरे नंबर पर यह है कि अगर जाए पैदाइश वाला स्यारा जो है वो भी अच्छा ना हो तो फिर भी यही रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि जाए पैदाइश जो है ये बुर्ज अकरब है और इसका स्यारा मरीख जो कि कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है, जो कि 12वां घर परदेश का है, हस्पताल का, जेल खाना जात का है, यानी जाए पैदाइश उठी, यानी यहाँ पैदा हुआ वहां से उठा और उठकर सीधा वो बरूने मुल्क चला जाएगा या देशों परदेश चला जाएगा या वो परदेश में चला जाएगा। तो ये जो भाई शम्मश साहब हैं ये अपनी जाए पैदाइश छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर कहीं और रह रहे हैं या बरूने मुल्क
रह रहे हैं और ये इनका वालिद का घर है। और वालिद का स्यारा मरीख है और माँ का स्यारा भी मरीख है और दोनों का स्यारा हबूत है, यानी नीच का है, जिसकी वजह से ये अपने बाप से और माँ से दूर रहेगा या उनका सुख नहीं मिलेगा या उनके साथ सोच विचार नहीं मिलेगी। और इससे हटकर अब आ जाते हैं कुंडली के 7वें घर की तरफ। कुंडली का 7वां घर जो होता है ये बंदे की शराकतदारी से तल्लक रखता है, बंदे की या औरत की शादी से तल्लक रखता है और रोजमर्रा के कामों से भी कुंडली का 7वां घर ही तल्लक रखता है। 7वें घर का जो मालिक है ये स्यारा ज़ोहल है, जो कि कुंडली के पहले घर में अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है और वो 0 डिग्री पर बैठा हुआ है। अगर कुंडली के 7वें घर का मालिक कुंडली के पहले घर में चला जाता है तो फिर वो बंदा शादी अपनी मर्जी से भी कर सकता है या वो लव मैरिज शादी भी हो सकती है। मगर ये स्यारा 0 डिग्री का है, हम ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि ये शादी लव मैरिज की होगी। मगर ये स्यारा अगर 7वें घर का मालिक पहले घर में हो या 5वें घर का मालिक पहले घर में हो तो शादी लव मैरिज पर हो सकती है। और जो कुंडली का 7वां घर होता है, 7वें घर में जो भी स्यारा बैठा होता है, जब उसकी अंतर दिशा परंतर दिशा या माँ दिशा चलती है तो उस वक्त ही बंदे की शादी होती है। अगर 7वें घर में कोई भी स्यारा ना बैठा हो तो फिर जो स्यारा कुंडली के 7वें घर को देख रहा हो, जब उस स्यारे की माँ दिशा अंतर दिशा या परंतर दिशा चलेगी तो उस वक्त उसकी शादी होगी। अगर कुंडली के 7वें घर में कोई भी स्यारा ना बैठा हो और कोई भी स्यारा ना देख रहा हो तो फिर उस बंदे की शादी होना मुश्किल हो जाती है। ऐसे योग में शादी नहीं होती। तो अब हम कुंडली के 7वें घर के ऊपर देखते हैं कि कौन कौन से स्यारे की नजर चल रही है। तो स्यारा ज़ोहल अपनी 7वीं नजर से कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। हालांकि स्यारा ज़ोहल कुंडली के 7वें घर का मालिक है, यानी इन 4 खानों को केंद्र बोलते हैं। पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र है। और ये जो खाने होते हैं 5वां और 9वां और पहला, इनको तरकोण बोलते हैं। तो स्यारा ज़ोहल कुंडली के 7वें घर का मालिक है, मगर एक पापी स्यारा माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7वें घर को एक पापी स्यारा देख रहा है। और इससे हटकर स्यारा मरीख जो है ये भी एक पापी स्यारा माना जाता है। तो स्यारा मरीख जो है ये भी अपनी 8वीं नजर से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वीं नजर से कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। तो स्यारा मरीख जो होता है ये भी एक पापी स्यारा माना जाता है। स्यारा मरीख जो है ये कुंडली के 12वें घर में बैठा हो या कुंडली के पहले घर में बैठा हो या चौथे घर में या 7वें में या 8वें घर में बैठा हो तो ऐसे में उस बंदे को बोला जाता है कि ये बंदा मांगली है। मांगली से मराद होती है
कि बंदे की शादीशुदा जो जिंदगी होती है उसमें प्रॉब्लम करता है, और वो बंदा गुस्से वाला होता है, उसका गुस्सा आम बंदों से ज्यादा होता है। और स्यारा मरीख अगर कुंडली के 12वें घर में बैठा हो तो ऐसा, क्योंकि 12वां घर जो है ये बंदे के पांव से तल्लक रखता है या फिर सीधी आंख से तल्लक रखता है, दाई आंख से। तो स्यारा मरीख मैंने बहुत मर्तबा बताया है कि कुंडली को मैच करने के लिए स्यारे मरीख को भी मद्देनजर रखा करो। तो स्यारा मरीख कुंडली के जिस भी हिस्से में बैठा होगा, क्योंकि ये 12 जो खाने हैं ये इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से तल्लक रखते हैं। जैसे ये पहला घर बंदे के सर से, दूसरा घर गले से, तीसरा घर हाथों से, चौथा घर सीने से, 5वां घर मैदे से। इसी तरह 12 घर जो होते हैं ये बंदे के जिस्म के हिस्सों से भी तल्लक रखते हैं। तो जो कुंडली का 12वां घर होता है ये बंदे के पांव से और सीधी आंख से तल्लक रखता है। तो मरीख यहां भी बैठेगा, उस जिस्म के हिस्से के ऊपर जख्म या फोड़े फिंसी का निशान डालेगा। तो शम्स साहब से जब पूछा गया कि आपके पांव या आपकी आंख के ऊपर कोई जख्म है, तो वो बोलते हैं कि बिल्कुल मेरी सीधी आंख के ऊपर भी जख्म है और मेरे पांव के ऊपर भी जख्म है। यानी इतनी बातें जब हमने इसके साथ मैच की तो ये पता चला कि ये कुंडली वाकया ही शम्स साहब की हो सकती है। और इससे हटकर मरीख अगर कुंडली के 12वें घर में जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा बंदा या ऐसे बंदे की औरत जो होती है वो बंदे से पहले मर जाती है, या फिर ऐसा भी होता है कि वो बंदा अपनी औरत को, अगर स्यारा मरीख कुंडली के 12वें घर में हो तो ऐसा बंदा अपनी औरत को कत्ल भी कर सकता है। और इससे हटकर हम देखते हैं कुंडली का 11वां घर। तो 11वें घर में स्यारा मुश्तरी बैठा हुआ है, जो कि 9वीं नजर से ये भी कुंडली के 7वें घर को देखता है। यानी 2 पापी स्यारे कुंडली के 7वें घर को देख रहे हैं, और एक अच्छा स्यारा, साध स्यारा भी कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। जिसका मतलब यह है कि 2 पापी स्यारे शम्स साहब की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम डालने की कोशिश करेंगे, और 1 से 2 या 2 से 3 शादियां करवाने की भी कोशिश करेंगे। और स्यारा मुश्तरी इससे ढाल बनकर इसको बचाने की कोशिश करेगा, जो कि स्यारे मरीख की और स्यारे जोहल की दोनों की कार्रवाई को ख़त्म करने की कोशिश करेगा और एक ही शादी होने की हदायत देगा। अब हम देखते हैं कि क्या जब शम्स साहब की शादी हुई थी तो उस वक़्त क्या ये जो स्यारे हैं इनका दौर दिशा चल रहा था। तो अब हम चलते हैं, इनकी शादी 2005-6 में जाके हुई, तो अब हम दिशा देखते हैं 2005 और 6 की। तो जब हमने इसकी दिशा निकाली और दिशा निकालने के बाद हमने देखा कि ये बंदे की, शम्स साहब की शादी जो है ये जनवरी के महीना 2006 में हुई। तो उस वक़्त हम जाके जब देखेंगे तो केतु की महादिशा चल रही थी, और केतु कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है, और केतु के अंदर मुश्तरी की अंतर दिशा चल रही थी।
यानी बड़ा दौर केतु का चल रहा था और उसके अंदर मुश्तरी का दौर चल रहा था। तो मुश्तरी का जो दौर चल रहा था, तो मुश्तरी का दौर कब स्टार्ट हुआ? मुश्तरी का दौर इसके ऊपर 11वें महीने की 19 तारीख 2005 को मुश्तरी का दौर स्टार्ट हुआ। और उससे हटकर जब हमने देखा कि सियारा जोहल जो है, जो कुंडली के 7वें घर का मालक है, उसका दौर इसके ऊपर पहले महीने की 3 तारीख 2006 से लेकर दूसरे महीने की 26 तारीख 2006 तक चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुश्तरी भी कुंडली के 7वें घर को देख रहा था और जोहल भी कुंडली के 7वें घर को देख रहा था। तो जब इनका दौर और दिशा चली तो उस वक़्त ही शादी होनी थी, तो उस वक़्त ही इसकी शादी हुई। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ये कुंडली और भी ठीक मानी जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो कुंडली का चौथा घर होता है, ये बंदे के सुख का घर होता है, यानी चौथे घर से सुख देखा जाता है। तो चौथे घर का जो मालक है वो कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है, जो कि नीच का हो गया, जिसका मतलब ये है कि घर के सुख में यानी पूरा सुख घर का नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि कुंडली का 9वां घर जो होता है, कुंडली के 9वें घर से बंदे की किस्मत देखी जाती है, बंदे का वालद देखा जाता है और बरूने मुल्क का सफर देखा जाता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कुंडली के 9वें घर में सियारा शम्मश बैठा हुआ है, जो कि कुंडली के पहले घर का मालक है और 2 डिग्री का है। जिसका मतलब ये है कि इसका बाप जो है सियारा शम्मश जो है, ये एक गवर्नमेंट है, इज्जत शोहरत है और शाही खानदान या पढ़े लिखे या फिर अमीर तरीन लोगों से तल्लक रखता है। तो सियारा शम्मश जो है ये कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है, पहले घर का मालक होकर, मगर दर्जे का कम है। अगर दर्जे का ज्यादा होता, यानी 6, 7 या 10, 12, 14 दर्जे का होता, तो फिर इसका जो शम्मश साहब का वालिद था वो किसी गवर्नमेंट की नौकरी पर होता। मगर सियारा शम्मश जो है ये 2 डिग्री का है, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट की नौकरी पर तो नहीं था, मगर गवर्नमेंट के लोगों से उसका बड़ा अच्छा तल्लुकात था और वो बंदा यानी एक चौधरी टाइप का और मिलनसार आदमी था। और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि ये जो शम्मश साहब हैं, इनका ये कुंडली का 10वां घर जो है, 10वां घर रोजगार से तल्लक रखता है, इज्जत शोहरत से तल्लक रखता है। और 10वें घर का मालक कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है सियारा जोहरा। तो 9वां घर इसकी किस्मत से तल्लक रखता है। तो इसका मतलब ये है कि कुंडली का 10वां घर जो है, 10वें घर का मालक सियारा जोहरा, जो कि कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है, किस्मत वाले घर में बैठा हुआ है। तो सियारा जोहरा एक मुअन्नस सियारा है, जिसका मतलब ये है कि इस बंदे की शम्मश की जो किस्मत है वो औरतों के थ्रू चमकेगी, या अपनी औरत या किसी और की औरत की वजह से इसकी किस्मत जो है ये साथ देगी, और किस्मत औरत की वजह से या ससुराल वालों सालियों सालों की वजह से चमकेगी। तो इसी तरह अगर कुंडली के पहले घर का मालक कुंडली के 9वें घर में चला जाता है,
तो ऐसा बंदा अपनी जिंदगी में बरूने मुल्क का सफर जरूर करता है। अगर 10वें घर का मालिक कुंडली के 9वें घर में या 12वें घर में चला जाए तो फिर भी बंदा बरूने मुल्क का सफर कारोबार के लिए करेगा। अगर कुंडली के 9वें घर का मालिक 12वें घर में चला जाए, जैसे कि सियारा मरीख 9वें घर का मालिक होकर कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे में भी बंदा बरूने मुल्क का सफर करेगा। अच्छा, बरूने मुल्क का सफर तो बंदा करेगा, पर बरूने मुल्क जाकर सेट होगा या नहीं होगा? तो जब हम कुंडली के 12वां घर जो होता है ये जाकर बरूने मुल्क सेट होने को बताता है, तो 12वें घर में एक तो सियारा कमर जो कि अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो सियारा कमर एक साध सियारा है जो कि इस बात की निशानदही करता है कि इस बंदे का खर्च इसकी आमदन या हद से ज़्यादा होगा। और ऊपर से सियारा मरीख जो है ये कुंडली के 9वें घर का और चौथे घर का मालिक होकर नीच का बैठा हुआ है, तो जिसका मतलब ये है कि बरूने मुल्क जाकर ये बंदा किसी न किसी मसले में फंस जाएगा और इसका नुकसान होगा या इसको कोई चोट लगेगी बरूने मुल्क जाकर, या बरूने मुल्क में जाकर कोई ऑपरेशन वगैरह हो सकता है जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि सियारा जोहरा जो है ये कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है, और जब सियारे जोहरा का दौर इस बंदे के ऊपर स्टार्ट हुआ था तो उस वक़्त ये बरूने मुल्क जा सकता था। तो सियारा जोहरा जो है इसका दौर भाई शमश साहब के ऊपर 12वें महीने की 1 तारीख 2008 से शुरू हुआ, और सियारा जोहरा जो होता है इसका 20 साल का दौर होता है। और ये जो सियारा है 12वें महीने की 1 तारीख 2028 तक इसका दौर जो है ये चलेगा, यानी 20 साल का दौर जो है ये चलेगा। तो अब हम देखते हैं कि सियारे जोहरा के दौर में दूसरे सियारों के भी दौर चलेंगे, और जब वो दौर चलेंगे तो फिर इसको क्या क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो सियारा जोहरा जो है ये कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है, तो ये पहला दौर सियारे जोहरा का जो शुरू हुआ ये 12वें महीने की 1 तारीख 2008 से लेकर चौथे महीने की 1 तारीख 2012 तक चला। तो सियारा जोहरा जो था ये कुंडली के 10वें घर का मालिक 9वें घर में बैठा हुआ था, तो इसने इसको अच्छा रिजल्ट दिया होगा क्योंकि ये कारोबार और यानी अच्छा बैठा हुआ था। और उसके बाद सियारे शमश का टाइम आ गया जो कि कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है, और 9वां घर जो है ये इसके बाप का है। तो सियारा शमश का दौर इसके ऊपर चौथे महीने की 1 तारीख 2012 से लेकर चौथे महीने की 2 तारीख 2013 तक चला। तो ये जो अरसा था, इस अरसे के दरमियान सियारे शमश ने कुंडली के 9वें घर के असरात को देखा होगा, जो कि इस अरसे में
भाई शमश साहब जो हैं, ये इनका 2012 में 2013 के दरमियान ये शमश कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ था। तो इस अरसे में इसके वालिद की डेथ हो सकती थी या कोई प्रॉब्लम वालिद के साथ हो सकती थी। और उसके बाद सियारे कमर का दौर इसके ऊपर चला, जो कि चौथे महीने की 2 तारीख 2013 से लेकर 12वें महीने की 1 तारीख 2014 तक। ये जो सियारा कमर था ये कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वां घर खर्च का होता है, 12वां घर हस्पताल का होता है, 12वां घर हस्पताल का होता है, जेल खाना जात का होता है और बरूने मुल्क का भी होता है और नुकसान का भी होता है। तो जिसका मतलब ये है कि भाई शमश साहब का ये जो दौर चला 2013 से 2014 तक, तो ये जो दौर था सियारे कमर का था। इस अरसे में इसका नुकसान हो सकता था, खर्च हो सकता था। और उससे हटकर फिर हम आगे जाके देखते हैं तो इस 12वें महीने की 1 तारीख 2014 से लेकर पहले महीने की 31 तारीख 2016 तक सियारा मरीख जो है इसका दूसरा दौर स्टार्ट हुआ सियारे जोहरा के दौर के अंदर। तो जिसकी वजह से मरीख जो है ये कुंडली के 9वें घर का और 10वें घर का मालिक था। और मरीख कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया, खर्च वाले घर में, नुकसान वाले घर में बैठा, हस्पताल वाले घर में बैठा हुआ था। तो इस अरसे के दरमियान इसका एक्सीडेंट, कोई चोट वगैरह, हस्पताल में जाना या कोई जख्म वगैरह हो सकता था, खून बह सकता था। और उससे हटकर फिर हम देखें तो राहु का दौर स्टार्ट हुआ। तो राहु कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो दूसरा घर रुपये पैसे का घर है, तो इसमें कुछ बेहतरी आ सकती थी। तो इसी तरह आगे सियारे मुश्तरी का दौर स्टार्ट हुआ। तो सियारा मुश्तरी कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है। तो सियारा मुश्तरी भी 9वें घर का मालिक है, अच्छी जगह पर बैठा हुआ है। तो ये भी इसके ऊपर दौर अच्छा साबित हो सकता था। तो इसके बाद अगर हम देखें तो 1/1/2021 से लेकर 12/1/2024 तक सियारा जोहल जो है इसकी अंतर दिशा चलेगी। दूसरा दौर यानी बड़ा दौर सियारे जोहरा का चल रहा है और दूसरा दौर सियारे जोहल का चलेगा। तो ये जो अरसा है, इस अरसे में सियारा जोहल अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है और 7वें और 6ठे घर का मालिक है। 6ठा घर मखालफत का, 7वां घर जो शरीके हयात का है। तो इस अरसे में शराकतदारी नुकसानदेह साबित हो सकती है। बीवी के साथ मामलात खराब हो सकते हैं, रोज़मर्रा के कामों में मुश्किलात आ सकती है, कोर्ट केस या कोई सेहत वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी तरह हम दर्जा ब दर्जा इनकी दिशा को देख सकते हैं। जैसे कि जोहल के बाद मरकरी की दिशा शुरू होगी। तो मरकरी कुंडली के 8वें घर में टेंशन और परेशानी या कोई अजीम वाकया, फितना फसाद वाले घर में बैठा हुआ है, जो कि दूसरे घर का मालिक है। और इस अरसे में दूसरा घर रुपये पैसे का, ख़ानदान का है। और इस अरसे में कोई ख़ानदान के मसले के, कोई ख़ानदान का मसला सामने आ सकता है। किसी ख़ानदान के फ़र्द की मौत हो सकती है या फिर कोई माली नुकसान हो सकता है। और इसी तरह फिर वो केतु का दौर चलेगा। तो केतु जो है ये भी कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है। तो फिर केतु कुंडली के 8वें घर में टेंशन और परेशानी को ही शो करेगा।
और उसके बाद शम्मश का दौर स्टार्ट होगा, जो कि 12वें महीने की 1 तारीख 2028 से। तो शम्मश कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है, जो कि ताल्या का मालिक है, शर्फ वाले घर में बैठा हुआ है। तो ये दौर भी अच्छा साबित हो सकता है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं और अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। और अगर हम जन्म कुंडली को इससे भी बारीक जानने की कोशिश करें, जैसे कि स्यारा जोहल कुंडली के पहले घर में बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा, तो ये एक लंबी चौड़ी तफसील बन जाएगी। और स्यारा मुश्तरी ये कुंडली के 11वें घर में क्या करेगा, तो इसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी तफसील बन जाएगी। तो इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी कि वो हमें यानी फेसबुक या यूट्यूब पर डालना मुश्किल हो जाएगी। तो इसी तरह ये शॉर्टकट एक वीडियो बनाई जाती है, जो कि आपको समझाने और सिखाने की कोशिश की जाती है। तो इससे हटकर दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर मेरे पास है, ये सॉफ्टवेयर एक आम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारा इल्म जो है ये रखा गया है, और इस सॉफ्टवेयर से अगर बंदा जानने वाला है तो बहुत बारीकी में जान सकता है। और ये सॉफ्टवेयर जो है ये नेट से आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ख़रीदना चाहें तो या ये नेट से ख़रीदें या फिर मुझसे रब्ता करें, मुझसे ले लें। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर आपने भी अपनी कुंडली बनवानी हो तो रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0307489212। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।